बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चैप्टर नंबर 10 जैसे कि आपको पता है कि उसकी थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली थी। आज हमने उसके एक्सरसाइज को करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अज्यूम वी कैन चेंज द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ अ सिस्टम वाया टू डिफरेंट प्रोसेसेस। यानी हम सिस्टम की कंडीशन को चेंज कर सकते हैं दो प्रोसेसेस की मदद से। अज्यूम दैट द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर द सेम। इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है। तो which of the quantities change in internal energy, heat, work and temperature must be same for the true process। कहता है इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम है, तो इन चारों में से कौन सी चीज सेम रहेगी। अब इंटरनल एनर्जी इज अ स्टेट फंक्शन, ये डिपेंड करती है इनिशियल और फाइनल कंडीशन पे। तो इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम, तो इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी, सेम। हीट जो है ये स्टेट फंक्शन नहीं है, ये इनिशियल और फाइनल कंडीशन पर डिपेंड नहीं करता। सिमिलरली वर्क भी इनिशियल और फाइनल कंडीशन के ऊपर वर्क डिपेंड नहीं करता, इट्स नॉट स्टेट फंक्शन। देन टेम्परेचर, अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी, सेम। तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सेम। तो चेंज इन टेम्परेचर भी क्या होगा, सेम। तो दो प्रोसेस इन चारों में से सिर्फ चेंज इन इंटरनल एनर्जी और चेंज इन टेम्परेचर है, वो दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। नेक्स्ट, in a process the maximum amount of mechanical energy that can be converted into heat। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी हीट में कन्वर्ट हो सकती है। इसकी किस पर डिपेंडेंस है, डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन, डिपेंड अपॉन द इनटेक एंड एग्जॉस्ट टेम्परेचर, यानी इंटर्न आपके पास सोर्स एंड सिंक का टेम्परेचर, वेदर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इज इन्वॉल्व इज 100%, यानी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी का 100% हो सकती है। पहली बात ये तो नहीं हो सकती। दूसरी बात, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर भी डिपेंड नहीं करती, वो तो एक्सटर्नल कंडीशंस उसको चेंज कर देती हैं इन दोनों को। तो मेन जो चीज है वो जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क है वो फ्रिक्शन पर डिपेंड करता है। फ्रिक्शन जितनी कम होगी उतनी ही आपके पास क्या होगी, उतना ज्यादा वर्क होगा, उतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हो सकेगी। तो ए ऑप्शन इसका ठीक है। इन एन isothermal change internal energy, isothermal change है, isothermal change the process in which temperature remains constant, and when temperature remains constant internal energy also remains constant, so internal energy neither decrease nor increase, ना ही जीरो होगी, it will remains constant। A thermos bottle containing a hot coffee is vigorously shaken, consider coffee as a system, then its temperature। देखिए आपके पास एक थर्मोस बॉटल है, उसके अंदर कॉफी मौजूद है, उसको आप शेक करते हैं। जब उसको शेक करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स आपस में, उनके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, उनका आपस में रेट ऑफ कोलिजन बढ़ेगा। जो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी उनका कोलिजन बढ़ेगा, तो काइनेटिक एनर्जी और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है। सो जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इट्स ए ऑप्शन इसका ठीक है। 5, मैक्सिमम वर्क कैन बी डन इन द प्रोसेस कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। मैक्सिमम वर्क किस में होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में। अब देखें साइक्लिक प्रोसेस में आपके पास क्या होगा, इनिशियल और फाइनल कंडीशन सेम हो जाती है। तो आपके पास ये इसका जो ग्राफ बनेगा वो लाइक का सर्कुलर पाथ बनेगा। सिमिलरली एडियाबैट में जो ग्राफ बनता है वो आपने देखा होगा, वो आपके पास स्टीपर होता है। आइसोकोरिक का पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस है, आइसोथर्मल क्या होगा, पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस। जब वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो एरिया अंडर द हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा वर्क जो होगा वो आइसोथर्मल प्रोसेस में होगा। A heat engine takes 800 joule of heat at 1000 Kelvin and exhausts 600 joule of heat at 400 Kelvin. What is the actual efficiency of the engine? अब यहाँ पर देखें Q1 भी आपको गिवन 600 joule, Q2 भी गिवन। Q1 है 800 joule और Q2 है 600 joule। सिमिलरली T1 1000 Kelvin और T2 है 400 Kelvin। अब एफिशिएंसी के दो फार्मूलाज हैं, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1। अगर आप T2 और ये वाला T1 यूज करके एफिशिएंसी फाइंड आउट करेंगे तो वो राउंड अबाउट 40% आ जाती है। लेकिन उसने कहा है एक्चुअल एफिशिएंसी। देखिए एक्चुअल एफिशिएंसी डिपेंड करती है कितनी हीट को वर्क में कन्वर्ट किया। तो 800 जूल दी थी, 600 जूल एग्जॉस्ट कर दी, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना बन गया, 200 जूल। वो 200 जूल आपका किस में कन्वर्ट होगा, वर्क में कन्वर्ट होगा। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ईटा इज इक्वल टू 800 माइनस 600 ओवर 800। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो एफिशिएंसी इन परसेंटेज आ जाएगी 25%। तो इसको आपने इस तरीके से करना है, आपने टेम्परेचर को इग्नोर कर दें क्योंकि हमारा कंसर्न है कितनी हीट जो है वो वर्क में कन्वर्ट हुई, वही एफिशिएंसी कहलाती है। 7, इफ द टेम्परेचर ऑफ द हीट सोर्स इज इंक्रीज्ड द एफिशिएंसी ऑफ द कार
कार्नट्स इंजन। इफ द टेम्परेचर ऑफ द हीट सोर्स इज इंक्रीज, अगर हम सोर्स के टेम्परेचर को बढ़ा दें तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? ऑब्वियस है, फार्मूला है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस T2 ओवर T1। जब डिनोमिनेटर में T1 बढ़ गया, T2 ओवर T1 फैक्टर को देखें, T2 ओवर T1, जब डिनोमिनेटर में T1 फैक्टर बढ़ गया तो रेशियो क्या हो जाएगी? स्मॉल हो जाएगी। तो 1 में से स्मॉल जब माइनस होगा तो एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर वैसे तो 273.16 केल्विन होता है, लेकिन ये आपके कोर्स में शामिल नहीं है, इसको आप इग्नोर कर दें। 9, a real gas can be approximately to an ideal gas at low density, high pressure, high density, low temperature। रियल गैस आइडियल बन सकती है एट लो डेंसिटी। लो डेंसिटी के ऊपर आपके पास क्या होगा? लो डेंसिटी होगी तो ऑटोमेटिकली रेशियो रो इज इक्वल टू एम ओवर वी, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, मॉलिक्यूल दूर दूर हो जाएंगे, उनके दरमियान अट्रैक्शन मिनिमम हो जाएगी। तो रियल गैस आइडियल गैस जो होती है उसके मॉलिक्यूल के अंदर अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होती है, इसलिए हम कह सकते हैं लो डेंसिटी पे वो जो रियल गैस है वो आइडियल गैस बन सकती है। इफ द वॉल्यूम ऑफ द गैस इज टू बी इंक्रीज बाय 4 टाइम्स देन temperature and pressure must be double. At constant P, the temperature must be increased by 4 times. अब ये एक रिलेशन हम पढ़ते हैं डेरिवेशन में, प्रेशर ऑफ द गैस का एक रिलेशन है, उसी में ये एक फार्मूला है। आपके कोर्स में ये शामिल नहीं है तो इसको आप स्किप कर दें, क्योंकि वो है T इज इक्वल टू 2/3K इंटू 1/2 mv², वो हमारे कोर्स में नहीं है, तो ये 10 आपका शामिल नहीं होगा। 11 देखें, इन विच ऑफ द सिस्टम लिस्टेड बिलो इज द एंट्रोपी डिक्रीजिंग। कौन सा सिस्टम है जिसमें एंट्रोपी डिक्रीज होगी? अब सिंपल सी बात है बच्चों, एंट्रोपी उस सिस्टम में डिक्रीज होगी जिसमें से हीट जो है वो रिमूव हो रही है। ठीक होगी बात? जब हीट रिमूव होती है, गैस इज कूल्ड, इसमें हीट रिमूव हो रही है। अ प्लेट इज शैटर्ड, प्लेट को आप तोड़ते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स, ऑब्वियस है काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, क्योंकि वो जब टूटेगा तो मॉलिक्यूल्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ेगा, तब जाके बॉन्ड ब्रेक करेगा। एग को आप रोटेट करें, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। A drop of I diffuses into cup of water। जब ड्रॉप ऑफ आई जो है वाटर के अंदर डिफ्यूज करते हैं तो उस ड्रॉप के अंदर हीट ऐड हुई, तो इन तीनों बी सी डी में हीट ऐड हो रही है, जबकि ए में हीट रिमूव हो रही है। 12 देखें, इफ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक ऑफ अ कार्नट इंजन हैविंग एफिशिएंसी ईटा आर ईच डिक्रीज्ड बाय 100 केल्विन, द एफिशिएंसी ईटा। अगर आपके पास क्या होगी? टेम्परेचर ऑफ द सोर्स एंड सिंक को आपने 100 केल्विन इंक्रीज कर दिया, दोनों को आपने 100 केल्विन क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। यानी पहले टेम्परेचर था, सपोज सोर्स का था 10 केल्विन और सिंक का था आपके पास 1 केल्विन, सोर्स का 10 केल्विन और सिंक का 1 केल्विन। तो अब आपके पास क्या बन जाएगा? सोर्स बन जाएगा 101 और सिंक बन जाएगा ये आपके पास सोर्स बन जाएगा 1110 और ये बन जाएगा आपके पास 101। तो एफिशिएंसी पर क्या असर होगा? ऑब्वियस है डिनोमिनेटर में वैल्यू ऊपर वाली की निस्बत ज्यादा बढ़ रही है, तो डिनोमिनेटर में रेशियो जब भी आएगी, तो डिनोमिनेटर रेशियो वैल्यू जब भी बढ़ेगी तो वो रेशियो ओवरऑल कम हो जाएगी। आप इसको मैथमेटिकली जो मैंने एग्जांपल दी उसको कोड करके भी देख सकते हैं। ओवरऑल जो आपके पास है ये रेशियो डिनोमिनेटर में बढ़ेगी तो ओवरऑल रेशियो कम हो जाएगी। T2 ओवर T1 की रेशियो की मैं बात कर रहा हूँ, वो कम हो जाएगी। जब वो कम होगी तो 1 में से कम माइनस होगा, तो रिजल्ट के तौर पे एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ये हमारे हैं जी एमसीक्यूज। नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन की तरफ आते हैं। गिव द शॉर्ट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाई इज द अर्थ नॉट इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सन। देखिए पॉइंट ये है कि आपके पास जब एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हीट ट्रांसफर होती है तो कुछ देर के बाद दोनों बॉडीज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर के ऊपर आ जाती हैं। अब जो सन है, सूरज है, वो कॉन्टिन्यूसली हीट प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन फिर भी हमारी जमीन और सूरज इक्विलिब्रियम पे नहीं आ रहे। क्या वजह है? मेन वजह तो है कि जो हम तक हीट पहुंचती है वो हीट लॉसेस की फॉर्म में पहुंचती है। लेकिन हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। The earth is not in thermal equilibrium with the sun because the condition of thermal equilibrium is that two systems must be at the same temperature so that there is no heat flow between them। ये तो कंडीशन समझ आ गई होगी कि थर्मल इक्विलिब्रियम कब होता है? जब दो बॉडी सेम टेम्परेचर के ऊपर हो और कोई हीट फ्लो ना करे। टेम्परेचर ऑफ द सन इज अबाउट 6000 केल्विन, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज 300 केल्विन। सूरज का टेम्परेचर 6000 केल्विन है और जमीन का कितना है? 300 केल्विन। Temperature of the sun is very high as compared to the earth. There is net flow heat from the sun to the earth. 6000 Kelvin high temperature, 300 low temperature, तो heat flow करती है। The heat from sun reaches by the
रेडिएशन मैकेनिज्म, हीट हम तक किस तरह पहुंच रही है, रेडिएशन के जरिए। एट एनी इंस्टेंट ओनली पार्ट ऑफ द अर्थ फेसेस डायरेक्टली दीज रेडिएशन। देखिए ना, अगर ये आपके पास सूरज यहाँ पर मौजूद है तो जमीन का सिर्फ एक हिस्सा उसको फेस कर रहा है, तो उस तक जो उसकी जो रेडिएशन हम तक पहुंच रही हैं वो स्मॉल अमाउंट में पहुंच रही हैं, ठीक होगी बात। और रेडिएशंस emitting from the sun are mainly in the range of ultraviolet visible and short wavelength due to high temperature of the sun। हम तक शॉर्ट वेवलेंथ की रेडिएशन पहुंच रही है क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत हाई होता है। शॉर्ट वेवलेंथ रेडिएशन आर passes freely through the earth atmosphere without being absorbed। At the same time, the earth emitting radiation which is mainly of the longer wavelength which is called greenhouse effect। अब ये रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, जमीन जो है वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है, आपके पास हाई वेवलेंथ की रेडिएशंस इमिट करती है, लो वेवलेंथ की रेडिएशन सूरज से एब्जॉर्ब करती है और हाई वेवलेंथ की रेडिएशंस इमिट करती है जिनका टेम्परेचर क्या होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, जिनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा नहीं होती। Thus radiation from the sun reaching the earth is not sufficient to increase the temperature of the earth such a high value। अब इससे जो हम तक रेडिएशंस पहुंच रही हैं उनकी स्मॉल अमाउंट पहुंच रही है, इतनी स्मॉल अमाउंट पहुंच रही है कि आपके पास ये दोनों का टेम्परेचर बराबर नहीं हो सकता। हाँ, अगर डायरेक्टली कनेक्टेड होते और फुल बॉडी फुल एरिया एक्सपोज्ड होता टुवर्ड द सन तो ये मैक्सिमम हीट को यहाँ से अब्सॉर्ब करता और टेम्परेचर कहाँ पर आ जाता, इक्विलिब्रियम पर आ जाता। When a block hole is heated, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, when a block with a hole in it is heated, why does not the material around the hole expand into the hole and make it small। कहते हैं ये आपके पास एक ब्लॉक है, उसके अंदर ये एक होल है जिसका रेडियस है r, ठीक है। इसको हमने हीटअप करना शुरू कर दिया। हीटअप करेंगे तो हमें क्या होना चाहिए, हमें पता है कि जब मटेरियल हीटअप होता है तो मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड होते हैं, तो एक्सपेंड होके उस होल को क्या हो जाना चाहिए, बिगर होल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। हो जाता है बिगर होल की फॉर्म में, लेकिन वो कहता है इसको क्या होना चाहिए, एक्सपेंड होके। देखिए ना, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, जब आप मटेरियल को हीट अप करेंगे, ये आपके पास मटेरियल है, इसके अंदर ये होल है जिसका रेडियस है r, जब इसको आप हीट अप करेंगे तो मॉलिक्यूल्स एक्सपेंड होंगे, एक्सपेंड होके इनको इनर रीजन की तरफ आ जाना चाहिए और आपस में मिल के इस होल को बंद कर देना चाहिए। कहता है ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि यहाँ पर जब आप इसको हीटअप करते हैं तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मॉलिक्यूल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ जाएगी, तो वो मॉलिक्यूल्स की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल हैं ये सेंटर की तरफ आते तो हैं, लेकिन उनके पीछे जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं वो अट्रैक्शन की फोर्सेज भी स्ट्रांग हो जाती हैं जो उन मॉलिक्यूल्स को बैक की तरफ अट्रैक्ट कर लेती हैं, तो इसलिए ये होल क्लोज नहीं होता। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट इफेक्ट दैट हीट इन थर्मल एक्सपेंशन, जब हीट अप करेंगे तो थर्मल एक्सपेंशन होगी। थर्मल एक्सपेंशन मीन व्हेन मैटर इज हीटेड इट एक्सपेंड्स एंड व्हेन कूल्ड इट कॉन्ट्रैक्ट्स। हीट अप करेंगे तो एक्सपेंड होगा, कूल करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट होगा। When block having a radius r as shown in figure is heated, then kinetic energy of its molecule increases, due to which these molecules vibrate with greater amplitude. As a result, block expand, which increases the volume of block. जब आप इसको हीट अप करेंगे मॉलिक्यूल्स का एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ेगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। The molecules around the hole in the block are pulled outward of the hole. ये जो एंड पे मॉलिक्यूल्स होंगे वो इनवर्ड की तरफ अट्रैक्ट होंगे ड्यू टू ग्रेटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू विच द डायमीटर ऑफ द होल इंक्रीजेस। बजाय कम होने के होल का डायमीटर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कंक्लूजन, when a block with a hole in it is heated, the material around the hole does not expand into the hole. Material expand नहीं होता, यानी into the hole नहीं आता बल्कि out of the hole जा रहा होता है। यहाँ तक इस लेक्चर को आप देख लें, मजीद इंशाल्लाह फिर हम इनको कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।